नमस्कार। न्यूज ड्रम लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीरज शर्मा। आज हम बात करेंगे कल राजस्थान में हुए मतदान की। कल राजस्थान में मतदान डाले गए और लोगों ने बम्पर वोटिंग की। जी हां, वोटिंग प्रतिशत 74.96% रहा, जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले 0.9% ज्यादा था। क्या है ऐसी धुआंधार वोटिंग के मायने? क्या हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा कायम रहेगी और इस बार सत्ता में बीजेपी की वापसी होगी, या कांग्रेस इस परंपरा को बदलने की कोशिश में कामयाब हो जाएगी? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविनाश कल्ला, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और जिन्होंने राजस्थान चुनाव के दौरान राज्य के चप्पे चप्पे का दौरा किया। इनके साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी और राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर जी और औरंगजेब नक्शबंदी। सबसे पहले चलते हैं अविनाश के पास। अविनाश जी, चुनाव तो खत्म हो गए, अब आपको कुछ साफ साफ दिख रहा है? नीरज जी, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न कल जो था वो ये था कि राज बदलेगा या रिवाज। इस बार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कैंपेन किया, ऐसा वो कभी कैंपेन करते नहीं है। इतना कैंपेन तो वो जब सरकार में आने की उनकी प्रोबेबिलिटी होती है तब भी नहीं करते। पर धुआंधार प्रचार रहा और इसी वजह से आप देखिए हर जगह कांग्रेस का नाम सुनाई देता है। पर अगर हम वोटिंग जो आपने पहली बात कही कि 74.96% मतदान हुआ, यानी कि 0.9% ज्यादा, इसके आंकड़े ये बताते हैं कि जब जब मतदान इनकम्बेंट गवर्नमेंट से ऊपर हुआ है, तब तब भारतीय जनता पार्टी को एज मिली है। जो सरकार में पार्टी होती है, अगर वोटिंग परसेंटेज बराबर हो या उससे ज्यादा हो तो उसके लिए थोड़ा सोचने का विषय हो जाता है। पर अगर वोटिंग परसेंट कम हो, और ये कल जो वोटिंग का मामला रहा, आप इसमें ये भी गौर करिए कि प्रदेश में बहुत शादियां थी। पहले हमारे मतदान की तारीख तय करी गई थी 23 तारीख। फिर निर्वाचन आयोग ने कहा नहीं, उस दिन तो सबसे ज्यादा शादियां है, तो वो डेट 2 दिन आगे करी गई। तो इतनी शादियां थी और उसके बावजूद कई लोग जो 23 को बाहर चले गए होंगे अपने अपने जिलों से, उम्मीद नहीं है कि वो आए। इन सब के बावजूद अगर इतनी वोटिंग हुई है तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पक्ष के लिए सोचने का विषय है। हालांकि कांग्रेस के सोर्सेस कहते हैं नहीं, हमारी स्कीम्स इतनी पॉपुलर थी कि लोगों ने बढ़ चढ़ के हमारे फेवर में वोट किया। तो अब वो किस तरफ किया ये तो 3 तारीख को हमें पता पड़ेगा। लेकिन इतना बड़ा मतदान अगर हो, 75% की, मतलब हमने ऑलमोस्ट डिस्टिंक्शन स्कोर कर लिया है। 75% अंक होते हैं तो आपको डिस्टिंक्शन मिलता है। तो सारे हालात के बावजूद वोटर्स ने डिस्टिंक्शन लिया। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने की बात होगी कि मतदान प्रतिशत बढ़ गया है। तो एज अभी अगर सिर्फ पोलिंग नंबर्स देखें तो भाजपा को है। और ऐसा ही नहीं, जिन जगहों में ध्रुवीकरण था, जहां सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण हुआ, आप हैरान होंगे, पोखरण की सीट पर 87% मतदान हुआ है। उसी तरह तिजारा में 85% के करीब मतदान हुआ है, जहां बिल्कुल ध्रुवीकरण हुआ था हिंदू बनाम मुस्लिम। जी। पोखरण में देखिए आप, महंत प्रतापपुरी और साले मोहम्मद के बीच मुकाबला था। पिछले चुनाव में 850 वोट के करीब से महाराज प्रतापपुरी हार गए थे। तो इस बार उस सीट पे 87% वोटिंग हुई। और ऐसा ही आलम हमें तिजारा में देखने को मिला, जहां भाजपा के यूपी क्लोन कह सके हम उन्हें, बालकनाथ, उस तरह से उन्हें पहले प्रोजेक्ट किया जाता था। लेकिन बाबा बालकनाथ की स्थिति कोई उतनी स्ट्रांग नहीं रही। जो बसपा से कांग्रेस में आए, पहले ही चुनाव से पहले आए इमरान खान, उन्होंने एक कड़ी टक्कर दी और 85% के ऊपर पोलिंग गई है। इसी तरह हवा महल में 85 तो नहीं, पर मैं आपको बताता हूँ, 70-72 का आंकड़ा तो वहां पे भी पार कर गया जहां ध्रुवीकरण था। और जिन जिन जगह अंत में पीएम का रोड शो हुआ, वहां पे करीब करीब 4% पोलिंग ज्यादा पड़ी। तो ये दर्शाता है कि आंकड़े हैं कि जिस तरह से भाजपा का कैंपेन चला था, पूरा हिंदुत्व का एड ऑन करके, जो भी वो फ्रीबीज को मैच करने के बाद गए थे, वो उन्हें कहीं ना कहीं अभी एक एज दिखाता है। जी, औरंगजेब के पास चलते हैं। औरंगजेब, आपने सुना किस तरीके से वोटिंग का पैटर्न रहा और इससे क्या मतलब? अ, हम तो अभी निकाल ही सकते हैं, फाइनल रिजल्ट तो 3 तारीख को आएगा। लेकिन आपकी असेसमेंट में, जैसे कि अविनाश भाई ने बताया, ध्रुवीकरण भी रहा, बहुत सारे वायदों को मैच करने की कोशिश की गई, फ्रीबीज को मैच करने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से। अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा? फ्रीबीज फायदा देगा या ध्रुवीकरण फायदा देगा? देखिए, वो तो 3 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या, किसने क्या काम किया, कितना काम किया।
लेकिन एक चीज है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब अशोक गहलोत चाहे 2003 में या 2013 में, जब भी वो पावर में थे और चले उनका टेन्योर खत्म हो रहा था, तब तक उनका काफी एंटी इनकम्बेंसी होती थी। 2003 में 56 सीटें आई उनको, उसके बाद और 2013 में 21 सीटें आई। लेकिन इस ये पहली बार है जब वो एकदम फाइट में है। देखिए आज कोई क्लियरली ये नहीं कह रहा है कि वन साइडेड इलेक्शन है, कि बीजेपी जीत रही है। आप जैसे अविनाश भाई कह रहे हैं कि एज है कोई, और जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज आया है वो माना जाता है एंटी इनकम्बेंसी वोट है, तो वो रूलिंग पार्टी को डैमेज कर देता है। तो हम ऐसे ये करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था राजस्थान में, वन साइड, देखिए साइक्लिक स्टेट है, 30 साल से ये रिवाज रहा है कि जो भी 5 साल सरकार रही है उसके बाद वो हट जाती है तो अगली पार्टी आती है। बीजेपी और कांग्रेस में ही वहां चला आ रहा है। तो आज मैं कल कई कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहा था, उनका आंकलन था कि नहीं हम ठीक कर रहे हैं। देखिए कोई ऐसा फिगर नहीं दे रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं और हो सकता है कि सरप्राइजिंग रिजल्ट आ जाए। तो अगर ऐसा हो, जबकि अविनाश भाई काफी जगह से कह रहे हैं कि पोलराइजेशन हुआ है, जहां जहां पोलराइजेशन हुआ है वहां ऑब्वियसली हमें पता है नतीजे क्या रहेंगे। लेकिन क्या ये ओपीएस, क्या ये चिरंजीवी काम करेगी या नहीं करेगी, ये देखने वाला अब रहेगा कि 3 तारीख को, कि क्या ये काम कर गया अशोक गहलोत के लिए, और क्या ये जो 4 साल के बाद उन्होंने 1 साल में ही ये सारे कुछ कर लिया, क्या वो 4 साल का एंटी इनकम्बेंसी हावी रहा इस 1 साल में, वो भी हमें 3 तारीख को पता चल जाएगा। नीरज। शेखर जी, अल्टीमेटली आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है राजस्थान चुनाव में? नीरज, मैं सहमत हूँ जो बातें अविनाश जी ने रखे और जो औरंगजेब ने भी रखे। कुल मिला के देखा जाए कि हो सकता है ये चुनाव, जब भी परिवर्तन हुआ है राजस्थान में, तो लूजिंग साइड है, काफी सीट हारी है। लेकिन हो सकता है इस बार सीट ज्यादा ना हारे, लेकिन फिर भी सत्ता हाथ से निकल जाती। तो ये मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि जो असेसमेंट सेंट्रल बीजेपी की तरफ से भी हुई है, जिसकी थोड़ी भी जानकारी मिली है, उनको चुनाव से पहले भी लग रहा था कि राजस्थान में सिचुएशंस उनके फेवर में है। वो कल चुनाव के बाद भी उसी दशा में ही है कि हो सकता है कि 1-2 सीटें पर जहां वो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीत जाएंगे, हो सकता है वहां पे थोड़ा दिक्कतें हो। लेकिन कुल मिला देखा जाए, जो असेसमेंट मुझे जो लग रहा है कि परिवर्तन होगा जरूर। और ऐसा नहीं है कि क्योंकि बट परिवर्तन हो रहा है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है परिवर्तन जहां सीएम के खिलाफ उतना एंटी इनकम्बेंसी ना हो। देखिए ये भी एक इस चुनाव का बड़ा विचित्र होगा। जैसे मध्य प्रदेश की बात हो रही है कि सीएम के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन एमएलए के खिलाफ है, मंत्रियों के खिलाफ है, बाकी कैंडिडेट्स के खिलाफ है। हो सकता है कई बीजेपी कैंडिडेट्स के खिलाफ भी कोई एंटी इनकम्बेंसी हो, फिर भी सीटें मिली हो अनेक कारण से। तो कुल मिला के देखा जाए, मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान में कोई आश्चर्यजनक होगा जिसमें कांग्रेस बहुत बहुमत से फिर सत्ता पे आएगी। जी, अविनाश भाई आपके पास आता हूं मैं। कल सचिन पायलट ने बातों बातों में एक बयान दे दिया था कि जनता को मालूम है कि किसने काम किया है और किसका पोस्टर पे चेहरा बड़ा है। और जो भी होगा फैसला, अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो, हालांकि हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, आ रही है नहीं आ रही है वो 3 तारीख को ही पता चलेगा। अगर आती है तो इनका कहना था कि आलाकमान ही तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। सो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वही ढक के तीन पात अभी भी नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत ने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, लगता नहीं है कि कुछ उनको फायदा होने वाला है अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आई तो। ये बयान हाले पार्टी बयां कर देता है कि बहुत कोशिश की अंत में कि हम आपके है कौन से बाद हम साथ साथ है वाली पिक्चर चला दे कांग्रेस, लेकिन अंत में फिर वही नजर आ रहा है। दोनों नेताओं के बीच में ये जो दूरियां इतनी ज्यादा थी कि कांग्रेस का जो अटेम्प्ट था वो बहुत देरी से आया। अगर ऐसी वो प्रोजेक्शन या कुछ हलचलें 2-2.5 महीने पहले भी करते तो शायद कुछ ग्राउंड कवर कर जाते, पर मुझे नहीं लगता। और कांग्रेस के नेताओं में अब ये देखिए कितना चैलेंजिंग सी बात है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पे ही सारा प्रचार चला, वहां बाद में ये आना कि भाई आला कमान तय करेगा, और ये खाली वो भी सचिन पायलट ने ही नहीं कहा। वो भी अगर आप वोटिंग के बीच में। नहीं, आप वोटिंग के बीच में छोड़िए,
मेरे ख्याल से जब कैंपेन ट्रेल खत्म होने वाली थी तो राजदीप सरदेसाई ने प्रियंका गांधी से पूछा था वो इंटरव्यू में कि तो क्या अशोक जी उनके साथ खड़े थे, कोई एयरपोर्ट पे थे वो, तो जी उन्होंने कहा क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे? तो प्रियंका गांधी का जवाब था कि ये तो आलाकमान तय करेगा। तो उन्होंने पूछा आलाकमान कौन, तो कहा खड़गे जी। तो आप देखिए क्लियर आंसर वो भी नहीं दे रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कमल का चेहरा है और जो ऊपर से डिसाइड होगा वही रहेगा। हाँ, उन्होंने सिस्टमैटिक कुछ संकेत देने की कोशिश की कि वसुंधरा जी साथ है, ये है वो है, पर उन्होंने क्लैरिटी रखी कि कमल का सिंबल ही हमारा चेहरा है। उनको लेके उन्हें काफी नुकसान भी रहा, जो भी उनके पिटफॉल्स रहे, लेकिन कंसिस्टेंसी रही। यहाँ वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही, जहां एक तरफ सारा, अब आप देखिए कि जो एंड में लास्ट डे पोस्टर आया उस पे चिरंजीवी लिखा हुआ था, चिरंजीवी या शायद चिरंजीवी भव था, और उसमें एक राहुल गांधी का एड ऑन फोटो था, और उस पूरे जो कैंपेन में जिस तरह का कलरिंग और यूज हुआ था वो पूरे 2 महीने 3 महीने के जो कैंपेन थे उससे बिल्कुल अलग था। तो एक कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही थी कि क्या कहना चाह रहे हैं। पर इन सारी स्कीम्स में ये जो हम बात कर रहे हैं, ये एक लिटमस टेस्ट है कि क्या एक वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट रिपीट करवा सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी चीज जो मुफ्त दी जा सकती हो या रियायत पे दी जा सकती हो वो अशोक गहलोत सरकार ने ना दी हो। जी। ये फ्रीबीज का तो मामला हमने बहुत मतलब अब तो खैर अच्छा, चुनाव। एक बात और है, जब इतना टर्नआउट हुआ है तो क्या वो एक मिडिल क्लास जो होता है उसने भी उतने ही नंबर में आके वोट दिया? क्योंकि उनके लिए इसमें कुछ भी नहीं है, ना कांग्रेस की तरफ से है ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। तो जब हम ये वोटिंग में डालते हैं तो हम बहुत ज्यादा एम्फेसिस डाल देते हैं रूरल पॉपुलेशन या लाभार्थियों पर जिस तरह से नंबर्स हाई हुए हैं, अगर एक मिडिल क्लास ने भी उतना का उतना बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए खतरे की घंटी है। जी औरंगजेब भाई, वोटिंग परसेंटेज से लेकर के फ्रीबीज तक सारी बातें हमने कर ली। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से किसी का चेहरा नहीं है, इधर कांग्रेस की तरफ से भी किसी का चेहरा नहीं है? अगर पॉइंटेड बात करें तो जनता को पता है कि अशोक गहलोत ही हैं, अशोक गहलोत करते रहेंगे। ये भी बीच में कितनी बार आपने भी स्टोरी करी कि इनको आला कमान कभी भी दबा नहीं पाई या ये दब नहीं पाई, इवन इन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन सब चीजों को देखते देखते किसी तरीके से आपको लगता है कि जनता में कुछ कंफ्यूजन था, या जनता क्लियर थी कि उसको ये सरकार को हटाना है और दूसरी सरकार को लेकर के आना है, या इसको रिपीट करवाना है? या जैसे कि अविनाश भाई ने अभी बोला कि हो सकता है कि नीचे के तबके लोगों ने जो लाभार्थी हैं उन्होंने वोटिंग की और उससे ज्यादा बढ़े। क्या है आपका फाइनल स्टेटमेंट? कि एक चीज तो तय है कि सचिन पायलट ने नुकसान कर दिया गहलोत को इस इलेक्शन में, ये क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक जो ऊपर ऊपर से सरफेस पे यूनिटी का एक रखा गया, वो नीचे नहीं गया। और बिल्कुल एक इनके बीच में आप देखेंगे काफी तनाव था दोनों में। अशोक गहलोत ने तो गद्दार बोला था उनको, कैसे वो बोल सकते हैं अशोक सचिन पायलट के, इन्होंने मुझे गद्दार कहा। लेकिन हाईकमान ने बहुत कोशिश की है कि इसको प्रोजेक्ट किया। मैं आज भी आपको बता रहा हूं, अगर इसमें बड़ा अगर है, जी बिग इफ, अगर सरकार बनी तो अशोक गहलोत ही रहेंगे, और अगर सरकार ना भी बनी अशोक गहलोत के पास ही पूरा राजस्थान का कमान रहेगा। उन्होंने सचिन पायलट को ये मान के चलिए कि अगर उनके 70 भी एमएलए आ गए उसमें जोर ज्यादा अशोक गहलोत का होगा। आप ये मान के चलिए कि वो अगले 5 साल भी बहुत तंग करके रखेगा। देखिए, रिटायरमेंट तो नहीं ले रहे हैं अशोक गहलोत, पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट, ये इलेक्शन खत्म हुआ है, वो अगले चुनाव में आके फिर दावा ठोकेंगे। या आप मेरी बात मान के रखे, आप आज का दिन ये कर रहे हैं, वो हारने वाले में नहीं है, इजिली गिव अप करने वाले में नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर करना पड़ेगा ताकि वो कुछ बने, उनका कुछ रोल दिखे राजस्थान में। अशोक गहलोत उनको किसी लायक नहीं रखेंगे, ये मेरी बात मैं बिल्कुल आपको इस तरह से कह रहा हूँ। जो मैं सुनते आ रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वहां लीडर्स के प्रति यह है। देखिए, कायदे से ये देखा जाए तो सचिन पायलट वैभव गहलोत के लिए भी खतरे है। हो बिल्कुल, देखिए मैं तो गहलोत तक ही रुका, गहलोत के नीचे जब आप आएंगे वैभव गहलोत, वो तो अभी अपने आप को एस्टेब्लिश भी नहीं कर पाए।
मतलब आप ये देखें कि 2018-19 में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा लगा के भी वो अपनी सीट नहीं निकाल पाए। ये बात हुआ कि जो 25 मई 2019 को जो सीडब्ल्यूसी हुई, जिसमें राहुल गांधी ने रिजाइन किया, उसमें तो उन्होंने पॉइंटेडली अशोक गहलोत को बोला कि आप तो बिजी थे अपने बेटे के चुनाव में। ठीक है, कमलनाथ को बोला कि आप छिंदवाड़ा में ही लगे थे, बाकी तो आप कहीं नहीं गए। तो ये मैं आपको कह रहा हूं कि आज भी अनलेस कुछ ऐसा ट्रूस निकाले कांग्रेस, और कांग्रेस हाईकमांड, क्या 70 सीटें भी अगर आए, क्या वो अशोक गहलोत को नाराज कर पाएगी? देखिए, अब जो है इस स्टेट में आगे चल के राज्यसभा है, लोकसभा इलेक्शंस है, बहुत वो इंपॉर्टेंट है, दिक्कत है। उसमें भी आपको बहुत चैलेंजेस हैं। हमने देखा कई पिछले सालों से कई क्या राजस्थान से कुछ हो नहीं पा रहा है कांग्रेस के लिए। तो ये भी एक चैलेंज होगा अशोक गहलोत के लिए। मुझे लग रहा है लोकसभा का बहुत बड़ा टेस्ट होगा अशोक गहलोत के लिए। अगर वो कुछ सीटें लाए तो उनकी ये चलेगी, अदरवाइज बहुत ये मान के चलो, वो उनका हाईकमांड के साथ तो जो मनमुटाव तो है ही, लेकिन क्या वो उनके साथी उनके साथ रहेंगे, वो बड़ी बात है। जी, शेखर जी, आपसे एक आखिरी सवाल। हमने 2018 चुनाव की तुलना करें तो उस वक्त तकरीबन नेक टू नेक था। शायद 1% से कम की भी वोटों का अंतर था कांग्रेस और बीजेपी में। उसके पहले ये अंतर 6%, 7% का हुआ करता था। इस बार फिर कहा जा रहा है कि शायद ये अंतर 1% से कम का रहे। अनुमान है सबका। हमने हिमाचल प्रदेश में भी देखा 1% से कम का अंतर था, लेकिन सीटों में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो वोट परसेंटेज और सीटों में कितना फर्क होगा, इससे हम पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते। लेकिन पिछली बार भी आप देखेंगे 2018 में अशोक गहलोत गद्दी पे तो आ गए थे, लेकिन ऐसे फुल मेजोरिटी के साथ नहीं आए थे। फिर से आपको कुछ वैसा ही दिख रहा है, या ऐसा लग रहा है कि इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है? जो वोटिंग ट्रेंड जिस तरीके से अविनाश भाई ने बताया, उस वोटिंग ट्रेंड को देख करके कहा जाए कि अगर 1% का भी फर्क आ गया कुल मिला करके, तो शायद जीत और हार का मार्जिन, नंबर ऑफ सीट्स का, वो काफी ज्यादा होगा। नीरज जी, 2018 में अगर केवल वोटिंग परसेंटेज देखा जाए, कांग्रेस को कम मिली थी बीजेपी से, लेकिन स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा था। और नहीं, स्ट्राइक ओवरऑल ओवरऑल सर, मेरे ख्याल से मेरे से 0.1% का कुछ कम था। 0.5% ज्यादा थी कांग्रेस की, शेखर अच्छा, जी भाई। जी ज्यादा थी। जी, अच्छा। हाँ, ज्यादा हाँ थी। दोनों हाँ, के कई। बीच करीब करीब 1.6 लाख वोट्स का डिफरेंस था सिर्फ। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ, और देखिए बीजेपी के उस पीरियड के अगर देखा जाए, 2018 के चुनाव में वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं था। दिक्कत आई पार्टी के अंदर जो प्रॉब्लम से। बीजेपी ने 2018 चुनाव इसीलिए हारा, जिस कारण से आज कांग्रेस हारने जा रही, मतलब हार सकती है 2023 की, कि अंदर में जो जो विद्रोह हो रहा था वसुंधरा राजे के खिलाफ, और वसुंधरा राजे के जो समर्थक थे, जो एंटी वसुंधरा राजे के नेता के खिलाफ जो जिस प्रकार की माहौल बन गया था, उसके कारण से हुआ। क्योंकि उस झगड़े में जो कैंडिडेट सिलेक्शन पे बहुत बड़ा असर था। तो कई सीटों पे जहां केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व को भी लग रहा था कि ये कैंडिडेट सही नहीं है, लेकिन वसुंधरा ने किसी तरह प्रेशर टैक्टिक्स देकर टिकट दिलवा दी, लेकिन वो हार गए थे क्योंकि वो कैंडिडेट लॉयल्टी पे ये किया था। आज स्थिति कांग्रेस में वही है। देखिए, इतने खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मतलब सचिन पायलट के फैक्टर हो, सरकार के अनेक अनेक करप्शन इश्यूज को लेकर सीएम के खिलाफ। लेकिन क्या हुआ है, देखिए चुनाव ऐसा है कि एक होता है लोगों के मन में क्या चेंज चाहते हैं नहीं चाहते, वो अलग बात है। लेकिन इलेक्शन में और भी डायनेमिक्स होती है जो पार्टी की डायनेमिक्स है। देखिए, इस चुनाव में अशोक गहलोत और राहुल गांधी जी का जो रिश्ता एकदम बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। इतना तक आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी इज वेरी अपसेट विद अशोक गहलोत कि हमने पैचअप वर्क कर दिया आपको, आपने सचिन पायलट के साथ काम नहीं किया, सचिन पायलट को कैंपेन करने नहीं दिया, उनको पूरा यूटिलाइज नहीं किया। जो यूनिटी जो ऊपर से रही है, एक फसाड रही, वो अंदर तक काम नहीं हुआ। ये सारे राहुल जी के अंदर में बहुत गुस्सा है। अब सवाल आता है, मान लीजिए कांग्रेस किसी तरह हाफ वे मार्क क्रॉस करती है, क्या राहुल गांधी चाहेंगे दोबारा अशोक गहलोत को बिठाने के लिए? कतई नहीं। तो ये एक फैक्टर है। अगर वो कतई नहीं है, अब आप सोच लीजिए, क्या अशोक गहलोत चाहेंगे कि मतलब अशोक गहलोत चाहेंगे भाई कांग्रेस सत्ता पे दोबारा आ जाए और उनको डिनाई करके सचिन पायलट या और किसी को बिठाए? वो क्या एक्सेप्ट करेंगे?
तो ये डायनामिक्स भी प्ले करता है चुनाव में, चुनाव के मोबिलाइजेशन में, वोटर मोबिलाइजेशन भी सारे। ये दो किसी पार्टी किसी पार्टी हो, मैं नहीं कह रहा ये, लेकिन बीजेपी साइड में आप देखिए जिस तरह पहले जो शुरू हुआ, पहले ये सोच था, जो सोच कर्नाटक में भी हमने देखा है कि भाई बिना येडियुरप्पा क्या हम एक नया लीगेसी बना सकते हैं। यहां भी यही सोच था भाई बिना, वी हैव टू गेट आउट ऑफ वसुंधरा जी शैडो, कि यही सोच था पहले से। लेकिन जाते जाते क्या हुआ, फर्स्ट लिस्ट के बाद तो टोटल सरेंडर हो गया। और टोटल सरेंडर होने के बाद वसुंधरा जी ने भी पूरा लगकर काम किए, सब जगह कैंपेन किए। देखिए दोनों पार्टी में टेंशन, दोनों पार्टी में विद्रोह, दोनों पार्टी में रिबल कैंडिडेट्स, लेकिन सवाल आता है मैनेजमेंट कैसे किया। यहाँ पे पूरा सरेंडर हो गया है। देखिए बीजेपी केंद्र नेतृत्व ने तो उनको लगा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, और किसी तरह जितना भी जो एंटी वसुंधरा राजे लीडर्स जो थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार कुछ अलग से होगा, उनको फाइनली ऑर्डर ऊपर से यही आया भाई मिलकर ही काम करना है। अभी वसुंधरा राजे को हम प्रोजेक्ट तो नहीं करेंगे ऑफिशियली, लेकिन हम उनको वो, क्योंकि कर्नाटक से उनके लेसन सामने था। देखिए वंस बिटन ट्वाइस शाई, जी तो कर्नाटक का असर काफी राजस्थान में पड़ा है, कम से कम बीजेपी के मैनेजमेंट की दृष्टि से। सो मुझे जो लग रहा है कि देखिए अभी बात यही चल रही है बीजेपी सर्कल्स में, सीट अच्छे आएगी तो हो सकता है बीजेपी केंद्र नेतृत्व फिर टेम्प्ट होगी कि और कोई एक नया लीडर को सीएम बनाने की। मान लीजिए ऐसा रिजल्ट आए जैसा जो वसुंधरा के समय में आया था रिजल्ट 13 में। तो, हाँ 13 में, तो कुछ वो एक्सपेरिमेंट आएगी भाई हम ठीक है एक नया लीडरशिप ट्राई करें। अगर नहीं है तो अगर बीजेपी आ जाती है, दे कैन नॉट इग्नोर वसुंधरा। बट यहां पे क्या है, कुछ भी हो अशोक गहलोत विल बी इग्नोर्ड बिकॉज राहुल इज वेरी अपसेट। और जहां राहुल अपसेट है, मान लीजिए आप, अच्छा ये राहुल हमसे अपसेट है, ये अशोक गहलोत अच्छी तरह जानते हैं। देखिए अगर ये सब ना होता, प्राइम मिनिस्टर वो बात नहीं कहते भाई अशोक गहलोत किसी हाल में नहीं बन रहे मुख्यमंत्री। तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले, इस परिणाम के बाद क्या होता है, कौन सरकार बनाता है, अशोक गहलोत भी अपना सोचेगा फ्यूचर के लिए, जैसे शरद पवार ने एक समय सोचा, ममता ने सोचा, सब सारे कांग्रेस के धारा से आए थे ना सब। जी तो नहीं राजस्थान शेखर भाई, पॉलिटिक्स, मैं मानता हूं अशोक कि भाई, राजस्थान पॉलिटिक्स इज अंडर गोइंग टू अंडरगो चेंज। जी औरंगजेब भाई कुछ कह रहे थे। नहीं मैंने कहा अशोक गहलोत ने तो दिखा दिया ना 2022 में, जब ऑलमोस्ट तय हो चुका था कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, अगले दिन नॉमिनेशन होगा, ये सीएलपी का नया आ जाएगा, नया सीएलपी चुना जाएगा सचिन पायलट को। उसके बाद हमने टर्न ऑफ इवेंट्स तो ऐसे देखे नहीं थे को, तो वो तो उन्होंने करके दिखाया है। तो ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो शेखर भाई कह रहे हैं कि वो अपना, देखिए वो, मैंने फिर भी वो दोबारा कह रहा हूँ कि रिटायरमेंट नहीं लिया उन्होंने, तो वो एक्टिव रहेंगे, और वो किसी ना किसी, जैसे शरद पवार ने किया, कुछ भी करने को जाएंगे अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए। जी अविनाश भाई से बिना फाइनल कमेंट लिए हम नहीं रह सकते, क्योंकि शेखर जी आप सबने बोला कि दोनों पार्टियों के अंदर प्रॉब्लम है। सवाल यह है कि किसने किस तरीके से मैनेज किया, किसका बेटर मैनेजमेंट था। मुझे अविनाश भाई से जानना है कि आपने इतना ग्राउंड कवर किया, जनता को, या जैसे कहें लाभार्थी जनता है या मिडिल क्लास है, उसको इन सारी चीजों से ज्यादा फर्क पड़ता है, या उसको सीधे सीधे गवर्नेंस और फ्यूचर बेनिफिट वट एवर आप कहें उनसे फर्क पड़ता है? देखिए जो लाभार्थी तबका है उनको तो इससे फर्क पड़ता है कि मुझे कितना फ्री में मिला, इसका कोई डिनायल नहीं है, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज और एसेट्स नहीं है। पर आप एक बात देखिए, पहली बार 18 से 19 साल के जो मतदाता हैं वो 22 लाख के ऊपर थे, और फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या मेरे ख्याल से करीब करीब, इसमें आप 30 से 35 लाख लोग और जोड़ दीजिए, उतने बड़े फर्स्ट टाइमर्स थे। तो इन लोगों को फर्क पड़ता है जॉब सिक्योरिटी, प्रोस्पेक्ट्स, फ्यूचर, गवर्नेंस पे। बच्ची जहां इतना लाभार्थी दिया गया कि हर घर में सिलेंडर फ्री, एंड में तो 5 किलो राशन भी फ्री, पर वहां आज भी नंबर वन कंसर्न है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि अगर वो एड्रेस हो रहा है कि नहीं। कल जब हम टीवी पे देख रहे थे, कई लोगों से रिएक्शन पूछे जा रहे थे, क्लियरली बोल रहे थे बच्चियां, महिलाएं, कि सेफ्टी सबसे बड़ा इशू है। तो इस तरह के कई फैक्टर्स प्ले आउट हुए हैं, और मैं अभी भी कहता हूँ वोट कास्ट हो चुके हैं, और 4-5 दिन का वेट है, और नतीजे हमारे सामने होंगे। पर जितना वोटिंग हुआ है, ये सरकार के लिए सहज बैठने का समय नहीं है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। बस अब जनता के साथ, दोनों पार्टियों के साथ हमें भी इंतजार रहेगा 3 तारीख का कि क्या होगा, ये हम देखेंगे। लेकिन सवाल अभी भी हमेशा बना रहेगा कि कब तक जनता रियल मुद्दों पे आकर के वोटिंग करेगी, देश के हित में वोटिंग करेगी, अपने राज्य के हित में और अपने खुद के भविष्य के लिए वोटिंग करेगी। अविनाश भाई एक कुछ छोटी सी बात, आपने कहा कब जनता रियल मुद्दों पे करेगी। नीरज भाई, जनता तो अपने मुद्दों पे ही वोट करती है, सवाल ये होना चाहिए कि कब पार्टियां रियल मुद्दे लेके चुनाव लड़ेंगी। बिल्कुल। वो तो सर, पता है, मैंने देखा था आपका अजीत अंजुम वाला शो, उस दिन भी हमने डिस्कस किया था। फर्क बस इतना है कि रियल मुद्दों पे बातें नहीं बन सकती हैं, हवा नहीं बनाई जा सकती है। प्रॉब्लम यही हो गया है, इसीलिए नहीं, मुद्दे से बनाना नहीं चाह रहे सर, जी। क्योंकि रियल मुद्दों पे काम ही नहीं होता। रियल मुद्दा होता है कुर्सी पे बने रहना। ये ये अल्टीमेट है, रियल मुद्दा एक्चुअल में कुर्सी पे बने रहना है। और चाहे जिस तरीके से भी आए, कुछ भी जी, करके आए, चाहे ध्रुवीकरण हो, चाहे झूठ बोल करके हो, चाहे झूठे वायदे दे करके हो, चाहे खजाना लुटा करके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।